हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि आज हम फिर से जो है पुनः चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, एक क्लास मैंने दोपहर में डाल दी थी, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ थी। सॉरी, प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं थी वो आपकी डेली टारगेट सीरीज़ थी। अभी हम प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें हम 48 वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे 1979 से। इसमें 2 पार्ट हमने डाल रखा है और 25-25 क्वेश्चन अभी ले रहे हैं। आगे चल के इसकी संख्या और भी बढ़ जाएगी। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना कि क्लास क्यों नहीं आ रही थी। दोस्तों, मैंने पहले ही वीडियो में ये चीज़ बता रखी है कि क्लास ना आने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारे पास माइक नहीं थी। उस बीच में थोड़ा व्यक्तिगत कारणों से भी व्यस्त रहा, तो उस बीच में भी क्लास नहीं रही। और हम थोड़ा दूर-दराज के क्षेत्रों में अभी रह रहे हैं, तो चीज़ें मँगवाने में, ऑनलाइन करने में, माइक वगैरह मँगवाने में थोड़ा टाइम मुझे ज़रूर लग गया। तो आप लोग इससे मत सोचना कि जो है क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं, क्या दिक्कत हो गई? जो भी चीज़ आपसे वादा करी गई है, अब पूर्णतः जो है आपको कराई जाएगी। इससे पहले मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में थोड़ा व्यस्त था, तो उस कारण से भी क्लास नहीं आ पाती थी। इस बार पूर्णतः जो है क्लास आपको मिलेगी। बस आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। पिछले साल सपोर्ट भी आपकी तरफ से नहीं मिल पा रहा था, और मेंटरशिप में भी कुछ बच्चे ऐसे थे हिंदी माध्यम के जो वाक़ई में बहुत पढ़ने वाले थे, तो मैं वहाँ से भी नहीं छोड़ पा रहा था। प्लस आर्थिक रूप से भी वहाँ से कुछ न कुछ मदद मिलती थी, तो इस कारण से था। ख़ैर, वो अलग चीज़ है। हम लोग चलते हैं सीधे 1979 से। ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम जो है 51 से लेकर के लगभग जो है 75 प्रश्नों तक करेंगे, ठीक है? तो हम चलते हैं सीधे। ये प्रैक्टिस सीरीज़ है, इसका नाम ही हम लोग रखे हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। इसका नाम ही हमने जो है प्रैक्टिस सीरीज रखा है। इसमें सिर्फ़ प्रैक्टिस होगी। अब आप इसमें मुझसे ये अपेक्षा मत करना कि प्रश्नों को पूर्णतः समझाइए या कुछ करिए, क्योंकि हालाँकि मैंने डिस्क्रिप्शन लगा रखा है, जैसे ये प्रश्न है, मैंने डिस्क्रिप्शन लगा रखा है जैसे ये है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ में पढ़ लेना। हालाँकि हल्का-फुल्का मैं चर्चा भी कर दूँगा। लेकिन आप ये सोचो कि पूर्णतः मैं इस पर डिस्कशन करूँ, जैसे 2011 और 2012 के पेपर में मैंने डिटेल एनालिसिस में किया है। तो डिटेल एनालिसिस 2011 से लेकर 2026 तक हम कराएँगे, वो अलग चीज़ है। हालाँकि 2011-12 का मैंने करा दिया है, वो पूर्णतः मैं करा भी देता, लेकिन आप लोगों की तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिलता, तो मैं भी थोड़ा-सा हतोत्साहित हो जाता हूँ, ठीक है? तो अब तो ये सीरीज़ें बंद नहीं होंगी। आप लोगों के सपोर्ट करने ना करने से ये सीरीज़ तो बिल्कुल बंद नहीं होने वाली, क्योंकि अब वो जो वादा मैंने कर दिया है, वो तो मैं करा के ही रहूँगा, ठीक है? बाकी ये जो सीरीज़ है 1979 से, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप जैसे, अब मैं इसमें फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हालाँकि पहले जो शुरू में लाया था, तो उसमें बता ही दिया था मैंने। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है, तो मैं इन चीज़ों को फिर से जो है आप लोगों को बता दूँ कि जैसे ये सीरीज़ है 1979 से लेकर के 2026 तक हम जो है पूर्णतः इसको कराएँगे, ठीक है? और 2027 के पेपर से पहले इसको करा देंगे पीटी के, ठीक है? तो ये सीरीज़ से क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होती रहेगी, ठीक है? इसके साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे, 2011 से लेकर 2026 तक, 2011-12 का मैंने करा ही दिया डिटेल एनालिसिस, तो 2026 तक हम लोग डिटेल एनालिसिस चलेंगे, डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस में क्या करेंगे, बिल्कुल एक-एक क्वेश्चन को जो है पोस्टमार्टम करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और इस यहाँ पर हमको रिवीजन के तौर पे एक तरीके से आपको इतना मटेरियल दे दिया जाएगा, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, इतना मटेरियल दे दिया जाएगा कि आपकी रिवीजन वहीं से हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? इसके साथ-साथ प्लस आपको लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें जो है, एक टेस्ट सीरीज़, पिछले साल हमने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करी थी, इस बार 2026 वाले पेपर में, तो एक टेस्ट सीरीज़ में लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं। तो 35 क्वेश्चन नहीं आते, 35 टेस्ट आते हैं। तो 35 टेस्ट की प्रैक्टिस वहाँ जो हो जाएगी, तो 35 क्वेश्चन ये हो गए, प्लस यहाँ से आपके लगभग 6000 साढ़े 5000 के आसपास क्वेश्चन हो गए 2026 तक के। तो इतने प्रश्न आप कर लोगे, तो लगभग 10,000 के आसपास आपके प्रश्न आपके बन जाएँगे। ठीक है? 10,000 प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके क्वेश्चन कहीं से छूटेंगे नहीं। ठीक है? तो ये सीरीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम सीधे, इस पे बहुत सारी चर्चा ना करते हुए, जो है काफ़ी चर्चा इससे पहले भी बता रखी, लेकिन काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आया, तो मैंने सोचा इसकी जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है? तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा, आप मुझसे अपेक्षा ना करना। हालाँकि 1979 के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसमें डिटेलिंग पे हम नहीं जाएँगे, क्योंकि इस पे जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है वैसे तथ्यात्मक रूप से पूछे गए हैं, और इस समय इन प्रश्नों का बहुत ज़्यादा रोल भी नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि उन प्रश्नों को हटा ही दूँ, लेकिन एक सीरियल में चल रहे हैं, तो उन प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करते चलेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन-सी धातु विद्युत चुम्बकों में प्रयोग की जाती है? ठीक है? अब आपको आंसर बताना है। ए नंबर नरम लोहा, दूसरा बी नंबर स्टेनलेस स्टील, तीसरा कोबाल्ट, चौथा तांबा। अब आप मुझे आंसर बताइए, इनमें से कौन-सा आंसर सही होगा, ठीक है? मैं आपको सही आंसर बता दूँगा, ठीक है? बाकी आप पहले प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में करके बताइए, कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट किया, ठीक है? फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, कि इसका आंसर होगा नरम लोहा। इसके बारे में आप इसको पॉज़ करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? मैं आप प यहाँ पर पढ़ाने, बताने, समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ,
कि मैं बहुत ज़्यादा जो है इस पे डिटेल में बताऊँगा। आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हो, बाकी ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। फिर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? अब आप उस समय के प्रश्न हैं, अब ये इस तरह के प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर क्वेश्चन बनने की इनके डिस्कशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको डिस्कशन अच्छे से पढ़ना है। तो पहला जो आपका ए ऑप्शन है, उन्हें अंधेरे में बेहतर दिखाई देता है, प्रकाश उन्हें चौंका देता है, वे अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको इसमें से उत्तर खुद ही समझ में आ रहा हो कौन सा उत्तर है। वो तो बचकाने टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन हम लोग एक सीरियल में चल रहे हैं, तो 1979 से सारे क्वेश्चन आपको कराएँगे। तो यहाँ से आप इसके डिस्कशन से, जैसे ये मान लो ये डिस्कशन है पहले क्वेश्चन का, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर ऐसी निकल के आ जाएँगी कि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। यहाँ की थीम से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, वे अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे जैसे निकलती हैं और जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है? तो दीवार पे क्या होगा, टकराएँगी और फिर वापस आएँगी। तो इससे क्या है, इनके जो ध्वनि अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, इनके कानों से टकराती हैं। पहले दीवार से टकराएँगे, फिर कान से टकराएँगे, तो ये तुरंत अपने आप को मूव कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आप इसको पॉज़ करके देख भी सकते हो। सी ऑप्शन सही है, ठीक है? अब इसको पढ़ लेना, मैं अब इसके विषय में जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? सिंपल प्रश्न है। ए ऑप्शन क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी उल्कापिंड और चौथा जो है समाचार ये कुछ और होगा ऑप्शन। हालाँकि यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कुछ चीज़ें हो सकती है गलत हो जाए। हालाँकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही-सही सब कुछ गलतियाँ नहीं करवाई हैं, बिल्कुल ध्यान रखा है। हो सकता है कुछ और ऑप्शन में रहा हो, क्योंकि इंग्लिश में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत दे रखी हैं। तो हम वहाँ पर जो है टाइपिंग में बहुत ज़्यादा देखकर ध्यान देते हैं, तो ये ऑप्शन हटा भी दीजिए। वैसे भी इन 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है? और आपको पता भी होगा, ज्योग्राफी जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, तो इसका ऑप्शन बताइए कि इनमें से क्या है? ठीक है? चौथा ऑप्शन मान भी सकते हो, क्या है समाचार कोई होगा कोई चीज़, अचर या चर मान लो। अब इनमें से क्या है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, मंगल और बृहस्पति। मंगल पहले आपको पता है, बुध भैया सूर्य है अपना, ठीक है? सूर्य के सबसे करीब पाया जाने वाला ग्रह बुध होगा, फिर आपका शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो ये आपके कैसे ग्रह हो गए? ये आपके कैसे ग्रह हो गए? इसके बारे में मुझे बताओ, ये चारों ग्रह किस किस नाम से जाने जाते हैं, कैसे ग्रह हैं? फिर इसके बाद आपको इधर आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ऐसे ग्रह ग्रह मिलेंगे ना आपको। इस बीच में यहाँ पर जो पेटी एक पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं नाम? मैं भी बोलने ही जा रहा था, आपको बताना है कि कौन-सा ग्रह की पेटी मिलती है। तो वहाँ पर क्षुद्र ग्रह पेटी मिलती है, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, ठीक है? आप मुझे ये पहले तो ये बताइए कि ये चारों ग्रह को क्या बोलते हैं? फिर इसके साथ-साथ अरुण, वरुण के बाद यहाँ पर भी कुछ ग्रह पाए जाते हैं, छोटे-छोटे से, उनको क्या बोलते हैं? कौन-सी बेल्ट बोलते हैं? उसका भी नाम बताइए यहाँ पर। तो मुझे कमेंट करके इसका बताना, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है और ये एनसीईआरटी में सब लिखी हैं और इन्हीं से जो है प्रश्न बन सकते हैं। घुमा करके क्षुद्र ग्रह से संबंधित कोई प्रश्न घुमा के यूपीएससी बना देगा, ये कुछ। अब यहाँ पर ये देखिए अजंता की गुफाएँ थीम है। अब इसको घुमा करके यूपीएससी, तो अजंता की गुफाएँ यहाँ मिली, तो आप इसको पढ़ लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, तो यूपीएससी अगली बार जब पेपर सेट करेगा। अब देखिए यूपीएससी का पेपर कैसे सेट होता है, ये तो कोचिंग मंडी वाले भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं गेस कर सकते। लेकिन हम मतलब गेस तो कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ये नहीं कर सकते कि यूपीएससी कैसे पेपर सेट करता होगा। लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि यूपीएससी अपने जितने भी हुए प्रश्नों को देखता है, स्टेट पीसीएस के भी प्रश्नों को उठा लेता होगा, उनमें भी कुछ अच्छे प्रश्न ऐसे बन जाते होंगे, उनको भी उठा लेता होगा। फिर क्या करता होगा, खंगालता होगा, फिर उनकी थीम निकालता होगा, छाँटता होगा थीम, कि मान लो यहाँ 1000 थीम निकाली, 1000 थीम में से 100 थीमों पर क्वेश्चन बना देगा। अब वो थीम क्या होती है, पिछले साल के कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पिछले साल के कुछ प्रश्न हैं, अब हम लोगों ने जब पेपर देखा, पीवाईक्यू जब लगातार देखते हुए चले गए आगे तक, हम लोग 2011 से लेकर 2026 तक तो देखते ही, उससे पहले भी हमने पीवाईक्यू देखा, तो हमको पता चला कि यूपीएससी अपनी थीमों को उठा-उठा के रखता है, घुमा-घुमा करके प्रश्नों को रखता है। तो हम लोग उनकी थीम को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे अजंता की गुफाएँ किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उस समय पूछा गया था, अब इतना महत्व नहीं रख रहा है। लेकिन अब प्रश्न कैसा महत्व रख रहा है? अब प्रश्न ये रख रहा है कि अजंता की गुफाएँ दोबारा पूछ लेगा। तो अजंता की गुफाओं के बारे में हमें और भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो इसको आप लिख लीजिए कहीं पर नोट करके, इसके बारे में आपको अलग से पढ़ना है। वैसे ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताओ? ए ऑप्शन महाराष्ट्र में, दूसरा गुजरात में, तीसरा तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता रहता है, ठीक है? तो इसको बताना है आपको। ये आपका ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, ठीक है? ये सिंपल है, सबको पता है। पहला वाला क्वेश्चन जो आपका ये था 53 नंबर, इसका डिस्कशन ये लगा है, तो इसको आप रोक करके पढ़ सकते हो, ठीक है?
फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये जो 54 नंबर है, इसका डिस्क्रिप्शन ये लगा हुआ है, इसको भी आपको रोक रोक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये यूनेस्को धरोहर में शामिल है, तो इसको भी पढ़ना है। यूनेस्को के बारे में भी आप ध्यान लगा के थोड़ा सा पढ़ सकते हो, यूपीएससी ऐसे प्रश्न बना देता है, ठीक है। 1983 में इसको जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। उपभोक्ता कल्याण किसके द्वारा इंगित किया जाता है? एक ऑप्शन है बचत, दूसरा प्रयोज्य आय, तीसरा व्यय और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए इसमें से क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। उपभोक्ता कल्याण ये क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पता कमेंट में बताइए मुझे, जल्दी बताइए। वैसे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, अतः अर्थात डी ऑप्शन होगा। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। कंज्यूमर उपभोक्ता अधिशेष अर्थशास्त्र में उपभोक्ता कल्याण को मापने का सबसे सटीक पैमाना, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं था। कहाँ ऑप्शन में दिया, देखो यहाँ बचत दिया है, प्रयोज्य दिया है, व्यय दिया है, लेकिन उपभोक्ता सरप्लस नहीं दिया है। तो ये ऑप्शन में यही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। उपभोक्ता अधिशेष अर्थशास्त्र में उपभोक्ता कल्याण को मापने का सबसे सटीक पैमाना उपभोक्ता अधिशेष होता है। या इस बात का अंतर है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अधिकतम कितनी कीमत देने को तैयार है और वास्तव में उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो इसको पढ़ना है, आप इसको देखना थोड़ा सा ये क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी सेविंग, एक्सपेंडिचर, प्रयोज्य, डिस्पोजेबल इनकम, इसके बारे में भी आपको पॉज करके इसके बारे में पता करो। आपको दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, तो मैं इसके बारे में और बता दूंगा, क्योंकि अभी समय हमारे पास कम है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। अब ये देखिए कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चन है कि बांसुरी द्वारा विभिन्न स्वर कैसे उत्पन्न होते हैं, छेदों को बंद करना और खोलना। अब आप बांसुरी जैसे आप देखते होंगे, इस तरह बांसुरी होती है, तो उसमें कुछ छेद होते हैं इस तरह से, यहाँ पर एक छेद होगा, ऐसे छेद होगा, यहाँ छेद होगा, यहाँ छेद होगा, और यहाँ से जो है थोड़ी सी कटी रहती है, तो ऐसे रहती है। अब इसको जब बजाते हैं तो यहाँ पर उंगलियां रखी जाती हैं इन छेदों को, तो बार बार कभी जब बांसुरी जो बजाता है उसको देखना, ये खुद कभी बजाई होगी तो आपने देखा होगा कि बांसुरी को ऊपर नीचे से उंगलियों को उठाया, मतलब एक छेद को बंद करना, एक को खोलना, एक को बंद करना, एक खोलना, इसी तरह से चलता है। तो आप यहाँ पर सीधे आंसर पे आ सकते हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में छेदों को बंद करना, खोलना, बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, हालांकि आंसर यही होना चाहिए। छेदों को बंद करना, वैकल्पिक छेदों को बंद करना, अंतिम छेदों दो छेदों को बंद करना। तो ये थोड़े से कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। आज उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और आज की परिस्थितियों के हिसाब से कुछ और कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप जो भी चीज़ें वर्तमान में आपके सामने चल रही हैं, तो उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसे प्रश्न थे, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। चलते हैं, इसको पॉज करके पहले 55 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पॉज करके पढ़ लीजिए, और 56 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमको, है ना, तो चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करनी है। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जल विद्युत परियोजना अधिकतम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है? भाखड़ा नागल, कोयना, हीराकुंड, सलाल। यहाँ पर हीराकुंड कर सकते हो, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती हैं, तो इसके लिए माफ़ करना। तो अब इसमें से कौन सा भाखड़ा नागल, कोयना, हीराकुंड, सलाल? अब उस समय ये क्वेश्चन, अब इसका पहले आंसर बताइए आप क्या है। इसका आंसर होगा वर्तमान में कोयना। वैसे अगर उस समय के देखा जाता तो उस समय भाखड़ा नागल था, लेकिन वर्तमान में आज अगर इसको, क्योंकि हमें तैयारी तो अब करनी है, तो हमें अभी का कुछ फैक्ट पता होना चाहिए, हो सकता है पीसीएस वगैरह में पूछ ले, तो इसलिए हमें अभी की जानकारी होनी चाहिए, उस समय के लिए नहीं, है ना। तो उस समय के हिसाब से भाखड़ा नागल था, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर होगा बी, कोयना, ठीक है। फिर इसका जो है पॉज करके इसका डिस्कशन पढ़ सकते हो, इसको देख सकते हो। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना नदी पर स्थित है, ठीक है। नदी परियोजना है तो नदी किनारे ही होगा, नदी से ही जुड़ा होगा। इसकी कुल स्थापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1960 मेगावाट है, जो इन सभी विकल्पों में सबसे अधिक है, ठीक है। उस समय ये था भाखड़ा नागल, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, और भी इसको पॉज करके देख लेना, ये इस तरह का क्वेश्चन है कि 1979 में कैसे परीक्षा में पूछा गया, उस समय क्या था। ये चीज़ें मैंने वैसे बता दी हैं, लेकिन आप देख सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो, ठीक है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय उद्योग का सबसे उल्लेखनीय पहलू क्या है? अब स्वतंत्रता जैसे देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भारतीय उद्योग का सबसे उल्लेखनीय पहलू इनमें से क्या है? इनमें उत्तर दिया है जो ए नंबर, रोजगार के अधिक अवसर, उत्पादन में वृद्धि, क्षमता उपयोग, विविधीकरण। अब इनमें से क्या है? अब आपको पता है कि जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ तो हम अलग अलग क्षेत्रों पर जो है जाने लगे,
तो इसका कारण हो डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन को हिंदी में विविधीकरण ही कहते हैं। तो डी ऑप्शन होगा। हालांकि आपको बताना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो कि स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योग काफी हद तक केवल कुछ पारंपरिक क्षेत्रों जैसे सूती वस्त्र, जूट और बुनियादी चीनी मिट्टी तक ही सीमित था। फिर आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत ने भारी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और रक्षा जैसे कई नए और आधुनिक क्षेत्रों में अपने पैर पसारे। इसी बहुमुखी औद्योगिक विस्तार को विविधीकरण कहा जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे उल्लेखनीय पहलू। तो आपको पता है पंचवर्षीय योजना इसीलिए चलाई गई थी, तो अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान दिया गया था, है ना। चलते हैं हम आगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादकता कम होने, प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण कुटीर उद्योग ने अधिक उत्पादन किया, क्योंकि अब कुटीर उद्योग ने अधिक उत्पादन क्यों किया, इसका कारण आपको बताना है। इसमें बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं, अधिकांश उत्पादों के निर्माण के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, कच्चा माल आमतौर पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है, यह मुख्यतः ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा करता है। अब इनमें से सबसे अच्छा आंसर आपको कौन सा दिख रहा है? सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा कि उत्पादकता कम होने के कारण कुटीर उद्योग ने अधिक उत्पादन किया, क्योंकि भाई कुटीर उद्योग है। अब इसमें जो है क्या होगा, छोटे उद्योग वैसे होते हैं, कुटीर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जब लगेगी तभी उत्पादन अधिक हो सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, इसमें बड़ी संख्या में लोग कार्यरत थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको आप देख सकते हो। 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें बड़ी संख्या में लोग कार्यरत थे। आपको पता है श्रम प्रधान क्षेत्र कुटीर उद्योग मुख्य रूप से मशीनों के बजाय मानव श्रम पर निर्भर करता है। इस वजह से प्रति व्यक्ति उत्पादकता जो है कम होती है। ठीक है, मानव श्रम पर होता है, इसलिए इसकी उत्पादकता कम होती है। जब ज्यादा लोग लगेंगे तो उत्पादकता बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। कुल अधिक उत्पादन का कारण प्रति व्यक्ति कम उत्पादकता होने के बावजूद भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। जब इतनी बड़ी कार्यबल का कुल उत्पादन जोड़ा जाता है तो समग्र उत्पादन काफी अधिक हो जाता है। सीधी सी बात है, सिंपल है क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो पशु उत्पाद हैं? सिंपल प्रश्न है, बहुत छोटे से प्रश्न है, और मैं कहूँ तो ये प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत सरल क्वेश्चन में आएंगे। आप लोग तो बिना पढ़े ही इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा पढ़ने की सामग्रियाँ नहीं होने के कारण ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है कठिन लगती थी, है ना। तो इनमें से दो पशु उत्पाद कौन से हैं? चमड़ा और मांस, रेशम और पॉलिएस्टर, लिनन और रेशम, कपास और रेशम। इनमें से क्या होगा? तो सीधी सी बात है, चमड़ा और मांस होगा, तो ये आंसर होना चाहिए। बाकी कुछ लोगों को दिमाग में ये होगा कि रेशम पूछ रहा है, लेकिन इसमें दो पशु उत्पाद पूछ रहा है। तो रेशम भी कीटों से उत्पादित होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज वनस्पति वाली लगी हुई है, जैसे लिनन है, कपास है, ये वनस्पतियों से निकलने वाली चीजें। ठीक है, बाकी 61 नंबर, इसका आप आंसर देख सकते हो। यहाँ चमड़ा और मांस है, बाकी चीजों को आप रोक करके पढ़ सकते हो। यहाँ रेशम कीट से मिलता है, लेकिन बाकी तीनों विकल्प रेशम के साथ एक वनस्पति या कृत्रिम उत्पाद लगा हुआ है, तो इसलिए वो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पढ़ते हैं, मृदा लवणता को कम करने की विधि की हालिया खोज क्या है? उस समय मृदा लवणता को कम करने या एक तरीके से ऐसी कोई तकनीक हो जो मृदा लवणता को कम कर सके, ऐसा क्या है? तो पहला ऑप्शन है भूसी की मिट्टी को फैलाना। भूसी को, जो आपकी धान वगैरह से निकलने वाली जो उसका कवर होता है, चावल के ऊपर जो कवर लगा होता है नेचुरली, उसको, जब शहर के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, गाँव के बच्चे जानते होंगे भूसी किसे कहते हैं। ठीक है, शहर के बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि भूसी को मिट्टी पर फैलाना। ठीक है, जो चावल होता है, जैसे ये चावल है, इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, जब इसको हटा देते हैं तो चावल निकल के बाहर आ जाता है। तो ये जो निकला हुआ कवर है, इसी को भूसी बोल देते हैं। ठीक, तो भूसी को मिट्टी पर फैलाना। तो ये जैसे मिट्टी है, उस पर नमी है, और नमी क्या होती है, धूप जब मिलती है इसको, ये मान लो धूप है, ये जब मिट्टी पे मिलेगी तो मिट्टी से वाष्प बन करके पानी उड़ जाता है, तो मिट्टी में जो नमक है वो और ज़्यादा इसमें समझ में आने लगता है, मतलब लवणता अधिक हो जाती है। ठीक है, जब आप भूसी फैला दोगे यहाँ पर ऐसे करके, तो ये क्या, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट मिट्टी पर नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा, इससे लवणता कम हो सकती है, मतलब पानी नमी उसमें बना रहेगा तो लवणता कम होगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उर्वरकों का व्यापक उपयोग, उर्वरकों का गहन उपयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। फिर भी हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं एक बार। वैसे इसका आंसर ए होना चाहिए, बाकी और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। भूसी को मिट्टी पर फैलाना, ये देख, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी और ऑप्शन आप देखना। फिर यहाँ 62 नंबर प्रश्न, सरकार की व्यापक नीति क्या है? सॉरी, व्यापक नहीं, व्यापार नीति। व्यापार नीति क्या है?
उस समय के संदर्भ में पूछा जा रहा है। निर्यात को प्रोत्साहन देना, आयात प्रतिस्थापन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप इसमें से सोचोगे क्या हो सकता है? आज भी वही चीज़ें हो रही हैं, आज भी वही चीज़ें देखी जा रही हैं कि भाई निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, और जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उनको प्रतिस्थापित किया जाए। कि जैसे मान लो बाहर से एप्पल का फ़ोन आ रहा है, तो एप्पल की फ़ोन की जगह हम भारत में ही कोई ऐसा फ़ोन बनाएँ जो एप्पल की फ़ोन की जगह अपना स्थान ले ले, ठीक है? तो कुछ ऐसा प्रतिस्थापन करके किया जाए। तो ये दोनों मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? मैंने तो बता दिया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसको पॉज़ करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? जो मैंने बताया वही चीज़ें हैं, बाकी आप इसको पॉज़ करके देख भी सकते हो। बाकी चलते हैं आगे। पिछली शताब्दी में किन कारकों ने भारत के भूभाग को सबसे अधिक बदला? पिछली शताब्दी, ठीक है? शताब्दी किसको कहते हैं? दशक किसको कहते हैं? कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बताओ। दशक किसको कहते हैं? शताब्दी किसे कहते हैं? सदी किसे कहते हैं? ये चीज़ों पे अंतर आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। पिछली शताब्दी में किन कारकों ने भारत के भूभाग को सबसे अधिक बदला या प्रभावित किया? सिंचाई ने, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का आवागमन, सी औद्योगिकरण और वनों की कटाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? जल्दी बताओ मुझे। इसका आंसर होगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का आवागमन, ठीक है? सबसे ज़्यादा भूभाग को इसी ने बदला। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर, इसके ऑप्शन को आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? पॉज़ करके देख भी सकते हो, ठीक है? अब मैं पढ़ूँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कुछ ऑप्शन पढ़ने का मन कर जाता है, बाकी आप खुद ही देखिए। अगर आपको लगता है तो आप मैं पढ़ भी दूँगा, आप मुझे कमेंट में बताना, मुझे बताना तो मैं पढ़ दूँगा, ठीक है? फिर यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ की हैं? तो पहले तो उत्तर प्रदेश की हैं 80 सीटें, बाकी उसके बाद कौन-कौन सी हैं? बिहार और महाराष्ट्र की हैं, बिहार एवं मध्य प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की हैं। तो आपको सभी राज्यों की लोकसभा सीटों के बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ लेता है। स्टेट पीसीएस भी इस समय खूब फॉलो करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? तो पहला इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए, बिहार और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 48 सीटें हैं वर्तमान में, और यहाँ पर लिखा होगा महाराष्ट्र में और बिहार में उस समय 54 सीटें थीं, ठीक है? लेकिन बाद में 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो इसकी सीटें कम हो गईं, लगभग 40 के आसपास हो गईं, ठीक है? बिहार की। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में आपकी लगभग 42 सीटें हैं, ठीक है? महाराष्ट्र का मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर लिखा है, सब देख सकते हो आप। तो 1979 के तत्कालीन संदर्भ के अनुसार ये जो है आपकी 85 सीटें उत्तर प्रदेश की हो गई, 54 बिहार की हो गई, ठीक है? और महाराष्ट्र, तो बिहार महाराष्ट्र पहले था, लेकिन वर्तमान में आप इसको देख सकते हो कि ये आपकी जो है उत्तर प्रदेश की 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हो गई और बिहार में आपकी 40 सीटें हो गई, ठीक है? आप मुझे जो है तमिलनाडु का बताइए कि कितनी सीटें तमिलनाडु में? एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताओ। बताने को बता सकता हूँ, लेकिन आप बताइए। फिर यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य कौन थे? मतलब कैसे चुने गए थे, ये कौन थे, आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा सीधे निर्वाचित, सरकार द्वारा मनोनीत, केवल रियासतों के प्रतिनिधि। अब इनमें से मुझे आंसर बताइए। ये तो बिल्कुल बचकाना जैसे क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है? जल्दी बताओ। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे, इसमें क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन है। इसको पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है? जिन लोगों ने लक्ष्मीकांत पॉलिटी वगैरह पढ़ी होगी, ये बहुत छोटे-छोटे से क्वेश्चन है बच्चों जैसे, ठीक है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्ति है? ये तो सिंपल प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी वर्तमान में भी 2013, 14, 15, 16, 17 इस तरह से वर्तमान वर्षों में बनाए हैं खूब। तो धन विधेयक के संबंध में खूब पूछा जाता है, तो धन विधेयक आपकी थीम हो गई। तो इसको आपको पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? पहला ऑप्शन है, या इसमें संशोधन कर सकता है। अब राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? पता होना चाहिए। या इसे अस्वीकार कर सकता है, सिफारिशें करने के लिए यह विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक के संबंध में इसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आप बताइए राज्यसभा, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, कि जो आपका सिफारिशें 14 दिन के अंदर कर सकता है। अगर नहीं करता है तो लोकसभा उस पर जो है आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगा, उसको पारित मान लिया जाएगा, ठीक है? मतलब आगे कार्रवाई करेगा तो उसको पारित मान करके ही आगे निकल जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसका आप इसको पढ़ सकते हो, रोक करके, पॉज करके, ठीक है? आगे चलते हैं। अगले ओलंपिक और एशियाई खेल क्रमशः कहाँ आयोजित होंगे? उस समय का प्रश्न है, तो उस समय के सीधे-सीधे इसका आंसर ही जान लो। और वर्तमान संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक और एशियाई गेम्स
कब होंगे, कहाँ होंगे, ये आपको वर्तमान संदर्भ में पता होना चाहिए, क्योंकि पीसीएस वगैरह में पूछ लेगा प्रश्न। बाकी यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न घुमा के कुछ, क्योंकि गेमिंग के भी प्रश्न आजकल गेम से संबंधित पूछे जा रहे हैं, पिछले 1-2 साल पहले यूपीएससी ने घुमा के पूछा है, तो आपको थोड़ा-सी जानकारी इन पे होनी चाहिए। उस समय ये आंसर इसका ए था, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि वर्तमान संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक कब होगा और एशियाई खेल कहाँ होंगे और कब होंगे, ठीक है? ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी इसको पॉज़ करके आप देख सकते हो। उस समय का था, तो उस समय के हिसाब से मैं इसको पढ़ने का ज़्यादा सुझाव नहीं दूँगा आपको। बाकी आगे चलते हैं। जब ईरान के शाह ने देश छोड़ा, उस समय का संदर्भ है। अब इस ईरान से संबंधित प्रश्न फिर से बन सकता है। आप देख ही रहे हो वर्तमान में क्या चल रहा है। तब ईरान के प्रधानमंत्री कौन थे? उस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। ए. अयतुल्ला खुमानी, मेहदी बाज़ारगान, शाहपुर बख्तियार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें, अब देखिए ये तो क्वेश्चन फैक्चुअल हो गई, लेकिन कुछ लोगों को पता होंगे तो बता दीजिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। इनमें चारों में से कौन-सा होगा? शाहपुर बख्तियार होगा, ठीक है? बाकी आपको ईरान के विषय में थोड़ी-सी अच्छी जानकारी पता होना चाहिए, यही थीम रिपीट कर देगा। इसी को कह देते हैं थीम रिपिटेशन, ठीक है? बाकी इसको पॉज़ करके आप पढ़ सकते हो ये, शाहपुर बख्तियार, ठीक है? बाकी ये प्रश्न इस तरह नहीं पूछेगा, बाकी ईरान के विषय में वर्तमान में जानकारी आपको और अच्छी पता होना चाहिए, उसका भौगोलिक संदर्भ में और आसपास के क्षेत्रों के हिसाब से, ठीक है? बाकी 69 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति क्यों होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, ऊपर के दोनों ऑप्शन को एक ही में रख दिया सी में, और मुद्रा आपूर्ति में कमी, उत्पादन में गिरावट। अब आपको पता होना चाहिए मुद्रास्फीति क्यों होती है? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्यों होती है बताइए? सिंपल सी बात है, इसका आंसर सी होना चाहिए, बाकी मैं बता भी देता हूँ। जब महँगाई बढ़ती है, जब लोगों के पास, बैंक ने क्या किया? बैंक ने क्या किया कि बैंक ने अपने ब्याज दर गिरा दी। ब्याज दर जैसे गिराई तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, या रेपो रेट एक तरीके से कम कर दिया। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगा। ये मार्केट में को मोटा-मोटा मानो कि मार्केट में ज़्यादा पैसा है। जब ज़्यादा पैसा होगा लोग तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? महँगाई होगी, और दूसरी बात क्या है, महँगाई के साथ-साथ उसी समय पैरेलल रूप से सप्लाई कम हो गई। जैसे सप्लाई कम होगी तो और महँगाई हो जाएगी। सीधी सी बात है, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, ये सप्लाई कम हो गई। तो सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? इसको आप पॉज़ करके यहाँ पढ़ सकते हो। 69 नंबर क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन को आप पॉज़ करके यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1960 में, 1964 में, 1968 में, 1972 में? अब आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है? इसका आंसर होगा बी। बाकी ये उस समय का क्वेश्चन है, नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान में आपको थोड़ी जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा इसके बारे में और सर्च करके देख लेना, पॉज़ करके यहाँ पर जो जानकारी दी इसी को पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी आगे चलते हैं। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहला ऑप्शन है 1950 में नई दिल्ली में, 1952 में बैंकॉक में, 1952 में सिंगापुर में, 1952 में कुआलालंपुर में। अब आपको पता होना चाहिए इनमें से कहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है? पहला ऑप्शन ही होगा 1950 में नई दिल्ली में। वैसे 1951 है, 1950 में होना था लेकिन पोस्टपोन करके 1951 हो गया था। इसको भी आप पॉज़ करके यहाँ पढ़ सकते हो। 1950 में नई दिल्ली में, बाकी यहाँ पर आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हो, ठीक है? आगे चलते हैं हम। सबसे पहले किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो ये सिंपल प्रश्न है, उस समय का यूपीएससी का प्रश्न है। थोड़ा-सा ध्यान रखना है, बाकी इनके विषय में आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, बी ऑप्शन लाला लाजपत राय, सरदार पटेल। अब इनके विषय में थोड़ा-थोड़ा जानकारी आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ी जानकारी हो, थोड़ी-सी लाला लाजपत राय के बारे में हो, सरदार पटेल के बारे में हो कि इन्होंने क्या-क्या किया, बस। ठीक है? बाकी आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ जानकारी होगी। वैसे इसका ऑप्शन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पहला ही होगा, आपको पता भी होगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक? बाकी अर्थव्यवस्था में सॉरी अर्थशास्त्र में इसको आप पॉज़ करके देख सकते हो यहाँ पर 42 नंबर बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है? बाकी चलते हैं। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? आपूर्ति और मांग से, मुद्रा का प्रचलन से, उपभोक्ता आपूर्ति से, वस्तुओं सेवाओं का वितरण से। आप इसको बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? मतलब सही ऑप्शन बताइए। ग्रेशम के नियम के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है? मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है, ठीक है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बताइए, पता था आपको? इसके बारे में कुछ जानकारी पता थी?
नहीं पता थी तो यहाँ मुद्रा का प्रचलन है। इसमें ये बोला गया ग्रेशम का नियम कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये एक तरीके से बोला गया था। जैसे आप मान लो कोई नोट है, ठीक है, थोड़ी गंदी है, एक तरीके से मान लो, तो उसको क्या होगा, वो लोग उसको निकाल करके देने लगते हैं। आप मार्केट में जाते हो, कोई सामान लेने, आपके पास खरी-खरी नोटें, अच्छी नोटें हैं, तो आप उसको रखे रहोगे, पुरानी नोट पहले दोगे। ये एक तरीके से फितरत होती है। दूसरी तरह आप ऐसे देख सकते हो कि एक मान लो सिक्का है, एक चांदी का सिक्का है, एक नॉर्मल टिन का सिक्का है, ठीक है? और ₹5 का सिक्का ये चांदी का है, ठीक है? और ₹5 ही का ये टिन का सिक्का है। तो अब क्या करेंगे, अब ये मुद्रा क्या है, कीमती है, चांदी कीमती है, तो लोग क्या करेंगे, 5 की ये वाली मुद्रा, जो टिन की है, इसको चलाना चालू कर देंगे, इसको रोक लेंगे, रख लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से भी आप देख सकते हो इसको। तो यहाँ पर जो है आप इसका ऑप्शन यहाँ पढ़ सकते हो ग्रेशम लॉ के बारे में थोड़ा-सा, ठीक है? यहाँ दिया हुआ है, मैंने सारी चीज़ें बताई दी, बाकी आप इसको खुद भी देख सकते हो। आगे देखिए, विश्व के देश आर्थिक रूप से परस्पर निर्भर हैं, यह तथ्य सिद्ध हो चुका है। उस समय का क्वेश्चन था, तो इसलिए पूछा गया है। आर्थिक रूप से परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, क्यों? ईरान में अशांति के कारण। ओपेक, ओपेक देश है ना, ये ओपेक, ओ पी ई सी, ओपेक, ओपेक द्वारा तेल की कीमतों में वृद्धि और टैक्सी किराए में बढ़ोतरी के कारण। क्योंकि भारत के विश्व के लगभग सभी देशों के साथ राजनीतिक संबंध इस कारण से हो रहा है क्या, परस्पर निर्भर है? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत की कई परियोजनाएं स्थापित की हैं। किस कारण से हो रहा है? तो आपको पता है, वर्तमान में भी आप देख सकते हो कि आप अभी गैस की किल्लत हुई, तो आप देख सकते हो कि एक दूसरे पर निर्भर है। ईरान में गैस प्रभावित, मतलब गैस वहाँ से हमारे पास नहीं आ रही है, या पेट्रोल और ईंधन नहीं आ रहा है, तो इस कारण से यहाँ आपको महंगाई देखने को मिल रही होगी। इसी तरह उस समय के संदर्भ में पूछा गया था कि ओपेक द्वारा तेल की कीमतों में वृद्धि अगर कर दी जाए, तो यहाँ पर भी टैक्सी किराए में वृद्धि हो जाएगी। तेल महंगा मिलेगा तो टैक्सी किराए में वृद्धि हो जाए, तो एक देश का दूसरे देश पर निर्भरता है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो ये बी इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो, वर्तमान संदर्भ में भी देख सकते हो, ऑयल क्राइसिस वगैरह देख सकते हो कैसे हो रहा है ना? बाकी आप इसका आखिरी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। अब ये सिंपल प्रश्न है, ठीक है? ये थोड़ा-सा रीजनिंग टाइप के यूपीएससी प्रश्न बना देता है, इसको पढ़ते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बस दुर्घटनाओं की संख्या कार दुर्घटनाओं की संख्या से अधिक है। अब बस की संख्या, बस जो है ज़्यादा एक्सीडेंट कर रही है, कार उससे कम कर रही है, ठीक? बस ज़्यादा कर रही है, कार उसके मुकाबले कम कर रही है, ठीक है? मतलब कम कर रही है, इस तरह से छोटा मान लो, ऐसे। ये कार का हम छोटा मान लेते हैं, ठीक है? इसका और लंबा मान ले इतना, बी ज़्यादा कर रही है। कार दुर्घटनाओं की संख्या ट्रक दुर्घटनाओं की संख्या से कम है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कार दुर्घटनाओं की संख्या ट्रक दुर्घटनाओं से कम है। अब कार की यहाँ पर सी की कम है और ट्रक की उससे ज़्यादा सी से, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, ट्रक दुर्घटनाओं की संख्या बस दुर्घटनाओं की संख्या से कम है। ट्रक दुर्घटनाओं की संख्या बस दुर्घटना, इसका मतलब टी बीच में आएगा। सबसे ज़्यादा बी से हो रहे हैं, बस से हो रहे हैं, फिर ट्रक से हो रहे हैं, फिर कार से हो रहे हैं, ठीक है? इस रिपोर्ट में आप सीधी सी बात है, बस में सबसे ज़्यादा, फिर ट्रक में, फिर आपके कार में, है ना? इसको हटा देते हैं इस तरह, ऐसे। इसको हटा देते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ये सी हो गया, ठीक है? इस रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निकालते हैं? सड़क पर अधिक बसें हैं, क्या इसके कारण हो रहा है? सड़क पर ट्रकों की संख्या अधिक है, इसके कारण हो रहा है। ट्रक चालक बहुत लापरवाह होते हैं, इसके कारण, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए, सड़क पर अधिक बस होंगी तो क्या एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे? ऐसा थोड़ी होता है। हो सकता है कम ही बस हो, लेकिन उनकी मेंटेनेंस ना होती हो, ब्रेक वगैरह फेल हो जाती हो, इस कारण से भी हो सकता है ना? तो इस कारण से आपको डी ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आप इसको, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको पॉज़ करके देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर जो मैंने बताया था, ये यहाँ पर है कि बस दुर्घटना सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ट्रक दुर्घटनाएँ, कार दुर्घटना। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी तार्किक विश्लेषण की क्षमता चेक करने के लिए यूपीएससी प्रश्न बनाता रहा है। पहले एक साथ दे देता था 200 प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न बन जाते थे। तो इस तरह से जो है अभ्यास दोस्तों आपको करना है, बढ़िया से मेहनत करनी है, ठीक है? और निरंतर मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और ये सीरीज़ आपकी बंद नहीं होगी, इसी तरह से हम प्रैक्टिस इसकी करते रहेंगे। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।